तो बेटा आज मैं बात करने वाला हूं रेशियोज चैप्टर के अंदर अकाउंट्स में आपके 3 रेशियोज नए ऐड हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो मेक श्योर बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को समझना, और रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, और इस पर बेस हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा रेशियो बेटा ऐड हुआ है वो है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से देखो। तो सर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो देखो ध्यान से, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सर क्या होता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड? ध्यान से देखो। तो बेटा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, ध्यान से समझना। बिजनेस में जितना भी टोटल पैसा लगा हुआ है, बिजनेस में जितना भी टोटल पैसा लगा हुआ है, सर बिजनेस में टोटल पैसा किस किस का लगा होता है, कितना लगा होता है? देखो बिजनेस के अंदर टोटल पैसा या तो ओनर का होगा या फिर कर्जे का होगा। अल्टीमेटली बिजनेस में दो जगह से पैसा आता है बेटा, या तो ओनर की फंडिंग होगी या फिर कर्जे का पैसा होगा, डेट्स का पैसा होगा। और इस पैसे को बिजनेस कहां यूज करता है? या तो बिजनेस उसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज में यूज करता है या फिर उससे एसेट्स परचेज करता है, नॉन करंट एसेट्स परचेज करता है, राइट। फिक्स एसेट्स परचेज करता है, प्लांट मशीनरी परचेज करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। तो कुछ नॉन करंट एसेट्स परचेज किए जाते हैं या फिर उसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज में परफॉर्म करने के लिए उसको पैसे को यूज करते हैं। दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है सर? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूले को समझो सबसे पहले। सो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल कर्जा। टोटल कर्जे के नाम पर बैलेंस शीट में क्या क्या है, चलो एक बैलेंस शीट बना के समझाते हैं आपको। देखो ये मैं आपको एक वर्टिकल वाली बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि आप सीखते हो फॉर्मेट वाली। ध्यान से देखो। देखो सो बैलेंस शीट में मेजरली आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सर हमें लायबिलिटी साइड देखने को मिलती है और एसेट साइड देखने को मिलती है, बिल्कुल। और सर इसमें हमें यहां पर कैपिटल देखने को मिलती है, हाँ सर। इसके अलावा कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज भी होती हैं जिसके अंदर हमारे लोन आ गए या फिर बैंक लोन हो सकता है, इसके अंदर डिबेंचर्स हो सकते हैं, राइट। अभी मैंने ये कंपनी के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, एक वर्टिकल बैलेंस शीट बनाकर आपको समझा रहा हूँ, तो बस आप समझो चीज़ों को। एक तो कैपिटल हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, इसके अलावा सर कुछ प्रोविजंस भी हो सकते हैं, राइट। और प्रोविजंस भी क्या होते हैं बेटा? प्रोविजंस भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं, राइट। तो प्रोविजंस क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज होती है। सर लायबिलिटीज कैसे होते हैं प्रोविजंस? देखो कल को कोई कुछ लॉसेस होने वाले हैं, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मेरे को कल के होने वाले लॉसेस के लिए आज ही अपनी लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है और पैसा कुछ सेट असाइड करना पड़ता है फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर लॉसेस लाइक डेप्रिसिएशन और सम अनसर्टेन लॉसेस। तो उसके लिए मेरे को आज ही प्रोविजन बनाना पड़ता है। सर इसके अलावा और भी तो कुछ होता होगा? हाँ सर, इसके अलावा यहाँ पर करंट लायबिलिटीज भी होती हैं, यस और नो। सो बैलेंस शीट में कुछ इस प्रकार आपको चीजें देखने को मिलती हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद इसके अगेंस्ट एसेट साइड क्या क्या होता है सर? इसके अगेंस्ट एसेट साइड में बात करूं तो नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिसके अंदर फिक्स एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट हो गए आपके, लैंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर फिक्सचर्स हो गया, ठीक है, प्लांट मशीनरी हो गया। तो मेजर आपके सारे आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा इसमें करंट एसेट्स भी होते हैं आपके। करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, राइट। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर मेजर मेजर पार्ट नॉर्मल आपको बैलेंस शीट बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस इस रेशियो का पर्पस समझना आप, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, बिजनेस में ओनर का पैसा लगा हुआ है और कर्जे का पैसा है। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस जो कल की लायबिलिटी, कल को होने वाले जो खर्चे हैं उनके लिए लायबिलिटी है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा बिजनेस ने एसेट्स परचेज करने में लगा दिया होगा या फिर वर्किंग कैपिटल में लगाया होगा। वर्किंग कैपिटल मतलब जिस पर बिजनेस अभी ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। अब करंट एसेट्स ये रे और करंट लायबिलिटीज ये रही। सर ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहले तो ये समझाओ, ध्यान से सुनना। मानो कि आप एक डीलर हो, ठीक है, आप एक कौन हो? एक सेलर मान लो अपने आप को, और आपको एक ऑर्डर मिला। आपको क्या मिला बच्चों? एक ऑर्डर मिला। आपको 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है, ये आपको 4 महीने में
पैसे रिसीव होंगे, बट आपको 1 लाख रुपए की सेल करनी है। 1 लाख रुपए का सेल ऑर्डर मिला है, ये आपको जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करना है ये ऑर्डर। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप अरेंजमेंट करना स्टार्ट करोगे। भैया ऑर्डर मीट करना है, इस ऑर्डर को अकम्प्लिश करना है, तो मेरे को कुछ फंडिंग अरेंज करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जब ये सामान तैयार हो जाएगा तभी तो मैं ऑर्डर मीट कर पाऊंगा, राइट सर। तो मान लो कि 40,000 रुपये आपने कर्जे के अरेंज कर लिए, ठीक है, 40,000 रुपये का आपने कर्जा ले लिया, लोन ले लिया। अभी आपको और कितनी रिक्वायरमेंट है? सर मेरे को रिक्वायरमेंट है 60,000 की, ठीक है। ऑब्वियसली बस एक चीज समझने वाली चीज है, उसको समझो कि 1 लाख रुपए का ऑर्डर मीट करने के लिए मैंने 40,000 का तो लोन ले लिया, बट अभी मेरे को 60,000 की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि अगर मैं इस ऑर्डर को मीट करता हूं तो ये क्या है, ये बेटा एक क्या है, ये मेरा अब ये ऑर्डर जो मेरे को मिला है ये क्या मेरा डेटर नहीं बन गया, राइट सर। तो ये डेटर बन गया तो मतलब करंट एसेट हो गया 1 लाख रुपए का। अभी मैंने 40,000 का लोन भी ले लिया है, तो माइनस कर दूं इसमें से 40,000, तो मेरे को प्रेजेंट में कितनी रिक्वायरमेंट और है? सर मेरे को 60,000 की रिक्वायरमेंट और है। इस रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए भी मैं इस पैसे में से कुछ भी यूज कर सकता हूं, या तो मैं कर्जे का पैसा यूज कर लूंगा या मैं ओनर की फंडिंग को यूज कर लूंगा। अल्टीमेटली मेरे पास दो जगह से पैसा अरेंज हो रहा है, या तो ओनर का पैसा आ रहा है या फिर कर्जे का पैसा आ रहा है। उस पैसे को मैं या तो वर्किंग कैपिटल में लगाऊंगा या फिर क्या करूंगा, नॉन करंट एसेट्स परचेज करने में लगाऊंगा, मतलब फिक्स एसेट परचेज करने में लगाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझो। मेरे बिजनेस में टोटल पूंजी कितनी लगी हुई है, उसमें कर्जे का हिस्सा कितना है, इसका रेशो, इसका अनुपात निकालता हूं मैं, ठीक है। मेरे बिजनेस में टोटल कितनी पूंजी लगी हुई है, उसमें कर्जे का पैसा कितना है, उसमें लाइबिलिटीज कितनी है, जब मैं उसका रेशो निकालता हूं दैट इज व्हाट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ लो, मेरे टोटल बिजनेस की पूंजी में कितना कर्जा है, जब मैं इसमें इसका अनुपात निकालता हूं दैट इज कंसर्न फॉर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अच्छा ठीक है सर, तो मेरे बिजनेस में अगर मैं कर्जे की बात करूं तो कर्जे के नाम पे ये दो चीजें हैं, बट अगर ओनर की फंडिंग की बात करूं तो कैपिटल है, राइट। ओके, तो कैपिटल की सिनेरियो जब मैं कंपनी की सिचुएशन में बात करूंगा तो कैपिटल की जगह क्या मैं शेयर होल्डर फंड लिख सकता हूं? हाँ सर, शेयर होल्डर फंड लिख सकते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर फंड में एक और चीज आती है रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ सर वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ प्रॉफिट जनरेट होते हैं तो प्रॉफिट्स भी प्लस हो जाते हैं उसमें, राइट सर, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर लॉसेज होते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं, यस सर इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं कि मेरे बिजनेस में टोटल पूंजी कितनी है, तो भैया ओनर का सारा पैसा और लाइबिलिटीज का सारा पैसा, देखो ओनर का सारा पैसा और लाइबिलिटीज का सारा पैसा जब मैं इसको ऐड कर दूंगा दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरा क्या निकल कर आएगा बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं सिर्फ कर्जे की बात करूं तो सिर्फ कर्जे की बात करूं तो कर्जे के नाम पर दो चीजें हैं, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी है और कुछ हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हैं। तो अगर मैं लोन की बात करता हूं, कर्जे की बात करता हूं, तो कर्जे के नाम पर दो फिगर्स हैं मेरे पास, नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बिल्कुल सर, तो देखो लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये भी लाइबिलिटीज होती है। तो अल्टीमेटली जब मैं टोटल कैपिटल निकालूंगा कि टोटल बिजनेस में कितनी पूंजी लगी हुई है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सारा ओनर का पैसा ऐड कर दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा लाइबिलिटीज का ही पैसा, कर्जे का सारा पैसा और ओनर का सारा पैसा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ओके, उसके बाद सर ये दूसरा क्या तरीका लिखा हुआ है आपने, ये दूसरा फॉर्मूला भी है बेटा। जब भी आपको बैलेंस शीट की ये लाइबिलिटी साइड ना गिवन होना, तो आप सीधा सीधा आइडिया लगा लेना कि लाइबिलिटी साइड ना गिवन मतलब मेरे पास ये नहीं गिवन और ये लाइबिलिटीज भी नहीं गिवन। तो कहने का मतलब है अगर मेरे को ये गिवन नहीं है तो फिर ये गिवन होगा, और अगर मेरे को ये गिवन है ना तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, मैं नॉन करंट एसेट्स को लूंगा और वर्किंग कैपिटल को लूंगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन में आपको, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ना गिवन हो तो आप दूसरा फॉर्मूला क्या कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सारे नॉन करंट एसेट्स को प्लस कर दो और वर्किंग कैपिटल को प्लस कर दो, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बट अगर आपको चीजें गिवन है तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करोगे जिसके अंदर सारा कैपिटल एम्प्लॉयड में सारा क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर की फंडिंग आ जाएगी और कर्जे का सारा पैसा आ जाएगा। और ऊपर आपको पता ही है क्या लेना है, सारे कर्जे का पैसा मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर है? हाँ सर। चलो सर एक क्वेश्चन करवाइए, तो ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, जिसके अंदर आपको शेयर कैपिटल गिवन है, जी सर। जनरल रिजर्व गिवन है, यस सर। सिक्योरिटी पीएम रिजर्व गिवन है, मतलब ये हमें पूरा शेयर होल्डर फंड का पार्ट दे दिया, बैलेंस शीट का शेयर होल्डर फंड का पार्ट आ गया, हाँ सर।
इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी गिवन है, तो मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा। सर ये भी तो इसी का पार्ट है। हाँ, तो अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो उसमें लॉसेस का सिनेरियो, तो लॉसेस भी हम एडजस्ट करते हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं कर्जे की बात करूं तो कर्जे के नाम पर बेटा दो चीजें हैं, एक तो लोन बैंक से है और एक डिबेंचर से। करंट लायबिलिटी का मैं यूज नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को जो पैसा मैंने अरेंज किया है, अगर करंट लायबिलिटी का यूज बेटा कब करना है, अगर मेरे को ये लायबिलिटी साइड ना गिवन हो और करंट एसेट दे रखे होते तो मैं वर्किंग कैपिटल निकालता, तो वर्किंग कैपिटल जब मैं निकालता तो वहां पर मैं इसको यूज कर सकता था। जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। चलिए, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है फॉर्मूला? सर लॉन्ग टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। सर लॉन्ग टर्म डेट के नाम पर क्या क्या दे रखा है? सर ये दे रखा है 4,60,000 और प्रोविजन तो है ही नहीं, तो डेट के नाम पर हमारे पास दो चीजें हैं। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेंगे बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड में सारा लेंगे, करंट लायबिलिटी को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया अभी मेरे को लायबिलिटी साइड दे रखी है। अगर लायबिलिटी साइड ना गिवन होती तो मेरे को करंट एसेट गिवन होते, उनसे उस सिनेरियो में फिर मैं वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए मेरे लिए हेल्पफुल होता। ओके, तो अभी करंट लायबिलिटी को आप यहां पर इग्नोर करोगे, तो अभी सारी चीजों को ऐड करो यहां पर। देखो 5,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 60,000 माइनस 30,000 प्लस 4,60,000 प्लस 1,40,000। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो 4,60,000 प्लस 1,40,000 ये आपका आ गया 6 लाख। ओके, तो अब नीचे टोटल करें। हाँ चलो, 5,50,000 3,20,000 प्लस 60,000 माइनस 30 प्लस 4,60,000 प्लस 1,40,000। सर ये आ गया नीचे 15 लाख रुपए। तो अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आएगा बच्चों। अब देखिए ध्यान से, हम सेकंड रेशियो की बात कर रहे हैं बेटा। सेकंड रेशियो है हमारा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या होता है सर फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट्स, या मैं कह सकता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में नेट फिक्स एसेट। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स कैसे निकाली जाती हैं आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा। टोटल जितनी भी ग्रॉस सेल्स हैं उसमें से रिटर्न्स जितनी भी है ना उसको माइनस कर देंगे, तो ऐसे तो हमारी नेट सेल निकल जाएगी। फिक्स एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे को नेट फिक्स एसेट चाहिए, इसका मतलब कि मेरे को डेप्रीसिएशन वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। हमारे पास टोटल एसेट की वैल्यू होगी, फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, उसमें से डेप्रीसिएशन जो होगा बेटा वो भी हमें गिवन होगा, उसको आप माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट फिक्स एसेट आ जाएगा। सर इस रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पस क्या होता है बेटा? इस रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पस बेसिकली ये है कि बिजनेस कितने एफिशिएंटली अपने फिक्स एसेट्स को यूज कर रहा है टू जनरेट रेवेन्यूज। तो इसको लिखो एक बार। It shows how efficiently business is using fixed assets to generate revenues। बिजनेस कितने एफिशिएंटली, कितने अच्छे से अपने फिक्स एसेट्स को, प्लांट मशीनरी को और जो भी वो फिक्स एसेट्स हैं उनको कितने एफिशिएंटली, कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहा है और उसके बेसिस पर कितने रेवेन्यूज जनरेट कर पा रहा है। इस रेशियो का पर्पस बेसिकली ये है, ठीक है। और ये रेशियो बेटा जितना हायर होगा उतना बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जितनी कम वैल्यू का फिक्स एसेट यूज करके मैं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करूंगा उतना ये रेशियो हाई होगा, और जितना ये हाई होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल होगा। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक शॉर्ट, एक बहुत ही सिंपल सा मैंने यहां पर क्वेश्चन लिया है, ध्यान से देखो। तो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है, मतलब हमें फिक्स एसेट दे दिया और उस पर लगने वाला पूरा हमें डेप्रीसिएशन भी दे रखा है बेटा।
उसके बाद हमें क्वेश्चन में सीधी सीधी सेल नहीं दी, सीधी सीधी सेल दे देता तो बात ही कुछ और थी, बट वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, और घुमाया देखो उसने कैसे है। उसने बोला कि एवरेज इन्वेंट्री है 7,20,000 रुपए की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब बिजनेस एवरेज इन्वेंट्री बता रहा है कि लगभग लगभग इतनी इन्वेंट्री में मेंटेन करता हूं। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है बच्चों? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि जितनी भी इन्वेंट्री आप होल्ड करते हो उसकी कितने गुना आप सेल जनरेट करते हो। ध्यान से समझना बच्चे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद हम सॉल्यूशंस पर चलेंगे। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। देखो ये दोनों चीजें क्लियर है, फिक्स एसेट गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, ठीक है सर, ये तो पक्का हो गया, हमें नेट फिक्स एसेट पता चल जाएगा। अभी सेल्स निकालना है मेरे को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या दे रखा है? एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है कि बिजनेस लगभग लगभग 7,20,000 की इन्वेंट्री होल्ड करता है, और एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली क्या बताता है कि बिजनेस जितनी भी इन्वेंट्री होल्ड करता है उसका कितने गुना सेल जनरेट करता है। तो कहने का मतलब है अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। बेटा इन्वेंट्री जनरली कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती है, बेसिकली कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहां पर आप कॉस्ट कंसीडर करोगे और यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल पाओगे, और जब कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आ जाएगी तो उस बेसिस पर आपको सेल्स पर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके पास कॉस्ट आ चुकी है तो अब आप इसको कन्वर्ट करके कहां ले जाओगे? सेल्स पर ले जाओगे। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे? मुझे यहां पर फॉर्मूला दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 20% ऑन कॉस्ट है, तो डेफिनेटली कॉस्ट आ जाएगी, उसको मैं सेल में कन्वर्ट कर लूंगा। एक एक करके ध्यान से, सबसे पहले हम सीखेंगे कि सर नेट फिक्स एसेट बताओ। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर नेट फिक्स्ड एसेट्स की। सर कितने हो जाएंगे नेट फिक्स एसेट्स? 6,80,000 माइनस 1,20,000, तो ये कितना हो गया? 5,60,000, 5,60,000 का बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर सेल्स भी तो फाइंड करनी है। हाँ बेटा, तो सेल्स भी निकालो। सबसे पहले मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ सेल। सर कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है? देखो मेरे को एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, हाँ सर, एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, मतलब कि जितनी बिजनेस इन्वेंट्री होल्ड करता है उसकी कितने गुना वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो डेफिनेटली अगर मेरे को पता है कि एवरेज इन्वेंट्री अगर 7,20,000 की बिजनेस मेंटेन करता है और उसको मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो उतने गुना ही सेल होगी, राइट। तो अब इसको सॉल्व करो आप। 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा बच्चे 36 लाख। 36 लाख की तो मेरी अभी कॉस्ट ऑफ सेल आई है, अभी इसको मेरे को एक्चुअल सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर, एक्चुअल सेल में सर कन्वर्ट करके बताओ। तो बेटा सबसे पहला क्या करना है, आपने इस फॉर्मूले को समझो। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है बेटा? 20% ऑन कॉस्ट, इसको एक्सपेंड करो। इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो 20/100 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर 100 रुपए की कॉस्ट है तो उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट है, यस और नो? हाँ सर। ओके तो सर सेल कैसे निकलती है आपको बहुत अच्छे से पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। तो अगर मैं सेल निकालना चाहूं तो कॉस्ट कितनी है बेटा? कॉस्ट है 100 और इसमें प्रॉफिट का पोर्शन ऐड कर दो 20, तो मतलब 120 हो जाएगी मेरी सेल। तो अगर मेरे को सेल फाइंड करनी है, अगर मेरे को एक्चुअल में सेल चाहिए, अगर मेरे को एक्चुअल सेल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा? कॉस्ट मेरे पास है, जो मुझे फाइंड करना है वो ऊपर कर दो। मेरे को सेल निकालनी है, सेल इक्विवेलेंट है 120 के, और ये हमें कॉस्ट गिवन है तो जो गिवन है उसके इक्विवेलेंट है 100, ठीक है। तो कॉस्ट के इक्विवेलेंट है 100 के इक्विवेलेंट है ये जो हमें गिवन है, जो हमें फाइंड करना है वो हमने ऊपर रखा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 43,20,000, ठीक है बेटे। तो 43,20,000 की आपकी सेल आएगी। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपके पास अब दोनों चीजें आ चुकी हैं, तो अब मेक श्योर आप इसका एक्चुअल आंसर निकाल पाओगे। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको? सर नेट सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट जी।
तो अगर मैं नेट सेल की बात करूं तो नेट सेल कितनी है बेटा, 43,20,000। और अगर मैं फिक्स एसेट्स की बात करूं तो फिक्स एसेट्स कितने हैं सर, आफ्टर डेप्रीशिएशन 5,60,000 के हैं। इसको सॉल्व करना बेटा, ये लगभग 7 टाइम्स आएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया, इसका कंक्लूजन बेटा ये आया कि मेरा बिजनेस अगर 5,60,000 रुपए का एसेट यूज करता है, नेट एसेट यूज करता है, फिक्स एसेट यूज करता है, तो लगभग उस पर 7 गुना सेल जनरेट करेगा, मतलब 43,20,000 की सेल जनरेट करेगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। और मेक श्योर अगर आपको ये समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करोगे ये वीडियो, क्योंकि अगर आपकी जिस चीज़ में हेल्प हो पाती है, मेक श्योर अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए। ओके, तो अगर आपको अच्छे समझ में आया है, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। कल डेटशीट वाली वीडियो भी आ चुकी है, सो मेक श्योर आपने वो भी देखी होगी, राइट। और अब स्ट्रैटेजी बना लो, अब अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब तक जो हो गया सो हो गया, बट अब आपके पास जो रेलिवेंट टाइम है, बस क्या करना है, नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू करो और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। तो बच्चों रेशोज की सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं थर्ड रेशो की, जो कि हमारा लास्ट रेशो रह गया है, जो न्यू रेशो ऐड हुए हैं उसमें लास्ट रेशो है हमारा नेट एसेट टर्नओवर रेशो, या मैं उसको बोल सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला आपका है नेट सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाले जाते हैं, जितनी भी ग्रॉस सेल होंगी उसमें से रिटर्न जितनी भी हैं उसको आप माइनस कर दोगे तो आप नेट सेल पर आ जाओगे। नेट सेल आपको इसमें कंसीडर करना है। उसके बाद है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मेरे बिजनेस में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है। ध्यान से देखो, इसके अंदर सारा ओनर का पैसा, मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी रिजर्व्स क्रिएट किए गए आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट अगर है तो उसको प्लस कर दोगे, लॉसेज है तो उसको माइनस करोगे। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना कि जितना भी कर्जा है, डेट है, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर सारे डिबेंचर्स, जितना भी लोन है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बेटा याद रखना ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नहीं है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर मेरा बड़े प्रोविजन आपको वैसे क्वेश्चन के अंदर मेंशन होंगे क्लियरली, तो जैसे कि ग्रेचुटी के अंदर जो प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं बाय द कंपनी, ग्रेचुटी मतलब एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी पे करनी है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, मेक श्योर लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे आप यहाँ पर फोकस करोगे। तो वैसे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या हमें, नहीं, आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन होंगी। अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो आपको सारी चीजें ऑलरेडी गिवन होंगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है कि ओनर से जितना पैसा बिलोंग करता है उसको सम टोटल कर दो, लायबिलिटी जितनी भी है और उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर मेरे को लायबिलिटी साइड नहीं दे रखी तो आपको मैं पहले ही बहुत अच्छे से बता चुका हूं, अगर मेरे को लायबिलिटी साइड नहीं गिवन होगी तो बेटा नॉन करंट एसेट्स गिवन होंगे। नॉन करंट एसेट्स को टोटल कर देना और वर्किंग कैपिटल को कंसीडर कर लेना। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड वाले रेशियो के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा आया है उसको दो जगह बिजनेस यूज करता है, या तो नॉन करंट एसेट्स परचेज करता है सारे, या फिर उसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज में यूज करता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और वर्किंग कैपिटल के अंदर मेजरली मेरी दो चीजें आती हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को आप यहां पर कंसीडर करोगे। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन की मदद से हम सीख लेते हैं कि सर किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले एक काम करो, एक लिखो कि बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रेशियो। इट शोज हाउ efficiently capital employed used to generate revenues। बिजनेस में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो कितना एफिशिएंटली यूज हुआ है और उससे मैं कितनी सेल जनरेट कर रहा हूं। और ये भी रेशो बेटा जितना हायर होगा उतना अच्छा है। बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाकर अगर मैं 20 लाख की सेल जनरेट कर रहा हूं तो इट इज वेरी गुड, राइट। बिजनेस में 5 लाख का पैसा लगाकर अगर मैं 10 लाख रुपए जनरेट कर रहा हूं तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। सो बेसिकली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इस रेशो का क्या पर्पस है। इसके बाद देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखा है 1,80,000 का। इंटेंजिबल एसेट्स आपको गिवन है गुडविल में 20,000 के। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं 40,000 की। और आपको यहाँ पर इन्वेंट्री गिवन है, स्टॉक गिवन है बेसिकली यहाँ पर
जिसके अंदर लूज टूल्स मतलब औजारों की वैल्यू भी दे रखी है 20,000, तो बेटा टोटल कंसीडर करना आप इसको 150। ट्रेड रिसीवर्स गिवन है 1 लाख के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है 40,000 के, ट्रेड पेबल्स हैं 30,000 के, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 12,80,000 की है, और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है 25% ऑन कॉस्ट। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट सेल्स। सबसे पहले तो मैं सेल की कैलकुलेशन की बात करूंगा। देखो आपको ऑलरेडी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो इस कॉस्ट की मदद से और इस फॉर्मूले की मदद से, ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, इससे आप इजीली सेल निकाल पाओगे। हाँ सर, चलो बेटा करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करूंगा नेट सेल्स की। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट गिवन है मुझे 12,80,000 की, मुझे निकालनी है सेल, और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो क्या ये 25/100 ऑन कॉस्ट हो जाएगा? मतलब इसमें 100 की कॉस्ट है और 25 का क्या है? प्रॉफिट। यस और नो? हाँ सर। तो अगर मेरे को सेल निकालनी पड़ी तो सेल का क्या होगा? सेल हो जाएगी सर 100 + 25, मतलब 125, और जो निकालना होता है उसको ऊपर कर लो, जो गिवन है उसको नीचे कर लो। ये कितना आया? 16 लाख। ठीक है जी, तो 16 लाख आएगा ये आपका पूरा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या क्या निकालना है हमें? और हमें निकालना है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें गिवन है, ऐड करते जाओ फटाफट। मेरे को लाइबिलिटी साइड का कुछ भी नहीं दे रखा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का कुछ भी नहीं गिवन, तो मतलब मैं क्या करूंगा, सारी एसेट साइड का टोटल करूंगा। तो देखो इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद इन्वेंट्री गिवन है। ठीक है, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हमारा करंट एसेट है, तो ये वर्किंग कैपिटल के अंदर चला जाएगा। ये भी मेरा वर्किंग कैपिटल के अंदर चला जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी मेरा वर्किंग कैपिटल के अंदर चला जाएगा। ट्रेड पेबल, ये मेरा करंट लायबिलिटी है, तो इसको मैं माइनस करूंगा। ठीक है, तो प्लस वाला आइटम पता चल गए। चलो उठाते हैं सीधा, 180, 20 और 40। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या गिवन है? 180 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया। इसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल कंसिडर करना है, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर 150, 1 लाख और 40। ये पता है ना बेटा आपको इसका फॉर्मूला? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और इसको अगर मैं फर्दर और एक्सपेंड करूं तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मेरे को ये फिगर्स उठानी है। ठीक है, तो मैं ये उठा चुका हूं, अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल पे। तो 150, 1 लाख और 40। 150, 1 लाख, 40, और क्या है? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में 30,000 है, इसको माइनस कर लो। बताओ बच्चों टोटल कितना आएगा? 5 लाख। ठीक है जी, अब जब इसका मैं फाइनल रेशो निकालूंगा, तो इसका फाइनल आप रेशो निकाल लो इसका। कैसे निकालेंगे सर? देखो
कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। हाँ जी, तो सेल मेरी कितनी आई थी सर? सेल आई थी 16 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड था 5 लाख। पुट करो। लगभग 3.2 टाइम्स, देख लेना बेटा, लगभग 3 टाइम्स आएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाता हूं तो लगभग उसका 3 गुना में रेवेन्यू जनरेट करूंगा। लगभग 3 गुना में उसका रेवेन्यू जनरेट करूंगा। तो ये इस फॉर्मूला का पर्पस है, ठीक है। और ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझो, ठीक है। रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।